स्टार्टिंग में जब 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स को एनडीए में अलाउ किया था, उस टाइम से मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अच्छा। एंड उस टाइम पर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सीरियस दिया, मैंने एफकेट दिया एंड इन दोज इंटरव्यू कहीं ना कहीं मैं कभी कॉन्फ्रेंस आउट कभी स्क्रीन आउट थी। जिस दिन मेरा इंटरव्यू आया था वो तो 5 मई को, फर्स्ट जिस दिन शेड्यूल था, एंड मेरा फर्स्ट ही नंबर था इंटरव्यू के दिन। अच्छा। एंड जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में एंटर किया तो उस टाइम पर 4 मेंबर्स थे एंड बोर्ड बहुत ही ज़्यादा कोरियल था, काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंट कर दिया जाए और वहाँ पर आपकी टीम ने एक मिलिटेंट को पकड़ा है, ठीक है, उस टाइम पर आपके जो सीनियर हैं वो आपको ऑर्डर कर रहे हैं जिसको शूट करना है, उस टाइम पर आप क्या करोगे? अगर आप ठान लो तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है। क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ आवर्स। कि सब्र कर बंदे, मुश्किलों के दिन गुजर जाएंगे, जो आज तुझे देख हंसते हैं कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी खोया था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। आई गेव 1 मॉक इंटरव्यू इन द खान अकेडमी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज यहाँ का जो बोर्ड मेंबर थे दे वर एक्सीलेंट एंड द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम हियर वाज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी फॉर माई फाइनल इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। बिकॉज मेरे को बी आर एस ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से एंड वो सेम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रेलिवेंट क्वेश्चंस मेरे मेन इंटरव्यू में पूछे गए थे। अच्छा। दैट रिलेटेड टू द बास्केटबॉल समथिंग। सो आपको एक डायमेंशन मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन्हीं डायमेंशन को भी पिकअप कर सकते हो थोड़ा सा और कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन केजीएस टॉक। मैं शांतनु, एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ये पॉडकास्ट कुछ और स्पेशल फील कराएगा आपको। स्पेशल क्यों फील कराएगा? क्योंकि अभी कुछ देर बाद आपको जो मैं जर्नी शेयर करने वाला हूँ, जो जर्नी मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ, ये एक उस कैंडिडेट की जर्नी है जिस कैंडिडेट ने, या उस जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, आज भी हम एक क्राइटेरिया पे क्वेश्चन मार्क बना के घूमते रहते हैं। अब ये मैंने क्या बोला, क्राइटेरिया पे क्वेश्चन मार्क? आज भी घरों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो मैंने देखा है, मैंने पाया है, मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे यार बेटी पैदा हो गई, यहाँ तो बेटा होना था। इस बात को पूरी तरीके से नकारते हुए आज मैं आपके सामने जिनका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। और ऐसे बहुत लोगों ने एग्जाम्पल सेट करके ये प्रूव किया है कि बेटियां बेटों से ज़्यादा बढ़ के हैं। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे हमेशा से याद आती है कि एक बेटी 3 परिवारों को यहाँ पे पूरी तरीके से तार देती है। एक अपना परिवार, दूसरा ससुराल पक्ष, और तीसरा जो परिवार है ये बहुत स्पेशल है। अपने परिवार के माता पिता के साथ साथ यहाँ पर अपने ससुराल के जो माता पिता हैं, ये मैं अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि माता पिता जो होंगे उनको बहुत समय के बाद लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लेट गो करते हैं। मम्मी पापा मतलब बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एक साइड में हो जाते हैं। लेकिन वो बेटियां ही होती हैं जो उन्हें अपना माँ बाप मानती हैं और उनको पूरी तरीके से उनके जीवन का एक आश्रय बनती है। तो आज एक बेटी की कहानी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेहनत को अपनी आदत बनाई, जुनून बनाया और एक वो मुकाम हासिल किया जहाँ पे सभी बेटियां अपने आप को देखना चाहेंगी। तो ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है उन बेटियों के लिए जिसने सपना सजोया है और सपने को पूरा करेंगे। ऑल इंडिया रैंक 112 CAPF जैसा एग्ज़ाम जो UPSC कराता है, आसानी से क्लियर किया, टॉपर्स में अपने आप को शुमार किया और अपने सपने को, अपने परिवार के सपने को और अपने उन लोगों के सपने को जिन्होंने कभी सोचा था कि मेरी बेटी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगी, उसको पूरा किया। मेरे सामने हैं शिक्षा भारद्वाज जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। उनकी जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं शिक्षा से। हेलो शिक्षा, वेलकम इन केजीएस टॉक। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले शिक्षा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे आपने जो अचीव किया है, जिस अचीवमेंट के बाद आप यहाँ बैठी हैं, हमारी पूरी केजीएस टीम आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है एंड बेस्ट विशेस कि आप इसमें और आगे जाएंगी और बहुत अच्छा अपना और देश का नाम भी रोशन करेंगी। शिक्षा, बहुत खुशी मिलती है देखता हूँ जब कोई एक बेटी इतना बड़ा नाम करती है, इतने ऊंचे ओहदे पर पहुँचती है। लेकिन आज का जो समाज हम देखेंगे तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम भारत में हैं और भारत शुरू से अगर हम बात करें तो पुरुष प्रधान देश रहा है। लेकिन इस बात को कईयों बार लड़कियों ने प्रूफ करा है कि ये जो मिथ है, और अपने आप को उन्होंने प्रूफ करा, चाहे वो झांसी की रानी के ज़माने से बात उठा लें और उसके बाद जितनी भी जर्नी आज तक हम यहाँ पे देख रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको भी यहाँ कह रहा हूँ कि
आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम बहुत अच्छे से अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन एज अ गर्ल मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि कितने चैलेंजेस होते हैं जब हम किसी भी एक नए इनिशिएटिव के लिए जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं करूँगा, जैसे लड़कियाँ हैं अपने प्रोफेशन को या अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहती हैं। जैसे बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं जो एज अ सिंगिंग जाना चाहती हैं, एज अ डांसिंग जाना चाहती हैं, एज एन एक्टिंग अगर बात करें तो जाना चाहती हैं। बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, उनके पास पोटेंशियल है, उनको पता है कि वो कर सकती हैं। आप एज अ गर्ल आज यहाँ पे बैठी हैं, एज एन ऑफिसर मैं आपसे बात करूँगा कि क्या चैलेंजेस होते हैं जब हम कुछ भी नया इनिशिएट करते हैं। सर जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, सो सब स्टार्टिंग में सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। बट पर्टिकुलरली अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ पर वो कहते हैं कि यार इसको कितना प्रिपरेशन कब से तैयारी कर रही है, इसकी शादी कर देते हैं। तो आई थिंक सोसाइटी के अंदर गर्ल्स के ऊपर जो शादी का प्रेशर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी जो एक फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होती है प्रिपरेशन के दौरान, बट जो सोसाइटी है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है फैमिली के ऊपर। सो आई थिंक ये शादी का प्रेशर काफ़ी एक ऑब्स्टिकल होता है किसी प्रिपरेशन के अंदर, बिकॉज एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। इसके अलावा सर जैसे मैंने स्कूल टाइम पर मैंने बास्केटबॉल खेला था, मैंने स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल खेला था। तो उस टाइम पर भी ना हमें काफ़ी टूर्नामेंट्स के लिए काफ़ी बाहर जाना पड़ता था, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर। तो एक सपोर्ट वहाँ पर नहीं मिल पाता, बिकॉज जिन लड़कियों में पोटेंशियल होता है बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, इमोशनल सपोर्ट हो गया, फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो गया, वो नहीं मिल पाता। तो उस वजह से उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ता है। बट एट दी एंड मैं यही कहूँगी कि आपका अगर सपना है, आपने कुछ अपने लिए कुछ सपना देखा है, तो आप खुद उसको पूरा करो। आप में वो काबिलियत है उसको करने की। अगर आप पूरी मेहनत से उस काम को करोगे तो ऑटोमेटिकली सब लोग, आपके जो आसपास के जो लोग हैं, भगवान है, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ये बात तो मैं बिल्कुल आपके से वाकिफ़ करूँगा कि अब जब सब सहारा छोड़ देता है तो ऊपर वाला हमारे साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ जाता है। अ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मुझे और याद आ रही है। अभी आपने कहा कि आप बास्केटबॉल स्टेट लेवल तक खेली हैं और उस दौरान आपको बहुत सारे टूर्स भी करने पड़ते थे, आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ता था। आज के टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, वो भी थोड़ा कंसर्न होते हैं क्योंकि अभी आजकल का जो माहौल चल रहा है, इतने क्राइम हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के बीच में क्या हमारी हॉबी अफेक्ट होती, हॉबी में बोलना यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे हमारा जो करियर है अफेक्ट होता है? जैसे आपने भी CAPF की प्रिपरेशन करी है, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा कि आपको हो सकता होगा घर से अपने बाहर आना पड़ा हो, लाइक चाहे मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आना पड़ा या किसी भी चीज़ के लिए आना पड़ा हो। उस दौरान घर पे क्या रिएक्शन होता है और उस समय हम मम्मी पापा को किस तरीके से अपनी सिचुएशन के बारे में सही तरीके से गाइड कर पाते हैं या बता पाते हैं? सर मैं जब अपनी मॉक इंटरव्यूज़ देती थी, मेरे को दिल्ली आना पड़ता था। अच्छा। तो उस टाइम पर मेरी फैमिली वैसे दिल्ली के अंदर स्टे करी थी, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल गया था वहाँ से। बट जो मेरे बाकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो प्रिपरेशन करते थे, उनका कोई सपोर्ट नहीं था। सर ये चैलेंज तो है और इस चैलेंज से आज के टाइम पे हर तीसरी लड़की जो है वो सफ़र कर रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने सपने को पूरी शिद्दत से अचीव करने की कोशिश करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बन ही जाते हैं। सर चैलेंजेस हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं, बट अगर आप खुद पूरी शिद्दत के साथ प्रिपरेशन करोगे, मेहनत करोगे, तो ऑटोमेटिकली रास्ते बन जाते हैं। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सच में किसी चीज़ को शिद्दत से करें, वो बड़ी अच्छी सी बात याद आती है कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से करने की कोशिश करें तो कायनातें भी जुड़ जाती हैं हमें उससे मिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सच बताऊं तो एज एन होस्ट अगर बात करूं, यहाँ पे मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपको यहाँ पे चीज़ें आपसे पूछते हुए, करते हुए, और एक लड़की से ऑफिसर तक का जो सफ़र आपने तय किया है। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके घर में कौन कौन है, और ये CAPF में जाने का जो आपका दौर या जो आपकी डेस्टिनेशन शुरू हुई थी या जर्नी आपकी शुरू हुई थी डेस्टिनेशन तक की, कैसे शुरू हुई, किसने इंस्पिरेशन दिया, इस जर्नी में उतार चढ़ाव आए तो कैसे आपने उनको कोप अप किया? सर मैं गांव देवास महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग वहीं से ही कंप्लीट करी है। ठीक मैं है। बेसिकली एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा से? यस सर। अच्छा। सर मैं बेसिकली जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरे 3 चाचा हैं। ओके। एंड वो सबके सब डिफेंस फोर्सेज में हैं। अच्छा। एंड कहीं ना कहीं मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ जाना है। अच्छा।
तो फिर स्टार्टिंग में जब 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स को एनडी में अलाउ किया था, उस टाइम से मैंने एनडी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अच्छा। एंड उस टाइम पर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सीडीएस दिया, मैंने एफकेट दिया एंड इन दोज इंटरव्यू कहीं ना कहीं मैं कभी कॉन्फ्रेंस आउट कभी स्क्रीन आउट थी। उसके बाद मुझे एक वेबसाइट से पता चला कि यूपीएससी एक सीएपीएफ भी करवाता है जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सीएपीएफ लाइक यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का। फिर उसके बाद मैंने सीएपीएफ की तैयारी शुरू करी एंड इस बार मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। आपने भी बताया कि आपने एनडीए भी दिया था, आपने सीडीएस भी दिया था, एफकेट भी दिया Yes, था। sir. वहाँ पे आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे। Yes, sir. कितना मुश्किल होता है उन फेलियर से निकल के फिर एक एग्ज़ाम क्रैक करना, और सिर्फ क्रैक नहीं करना, ऑल इंडिया रैंक 112 एक बहुत बड़ी रैंक हासिल करना, कितना चैलेंजेस होता है? सब फेलियर्स हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं। जब मैं एस्पिरेंट थी उस टाइम पर फेलियर्स होते थे, बट उस टाइम पर एक बिलीव था कि मुझे करना है, बिकॉज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको लाइफ में कुछ अचीव नहीं हो सकता। तो मैंने खुद पे विश्वास रखा, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे एंड इस तरह से फिर एग्ज़ाम क्रैक हुआ। फिज़िकल प्रिपरेशन जो आप यहाँ पे कैसे की थी आपने, मतलब डे 1 से शुरू कर दिया था, या आपने जब रिटर्न दिया उसके बाद आपने सोचा कि नहीं मुझे अब इस पे भी जाना चाहिए, कैसे उसके लिए आपने तैयारी की? सर मैंने स्टार्टिंग से मैं स्पोर्ट्स खेलती थी। 8th क्लास में स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दिया था, बास्केटबॉल। तो उस वजह से मेरा फिज़िकल काफ़ी अच्छा था एंड जब मैं एनडी और सीडीएस की प्रिपरेशन करती थी उस टाइम पे मैं फिज़िकल करती थी। अच्छा। सो कहीं ना कहीं मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई, परेशानी नहीं आई फिज़िकल्स तैयार करने के लिए। तो लगभग मैंने 2-3 महीने के अंदर पूरा फिज़िकल तैयार किया सीपीएफ के लिए। अच्छा, Yes, sir. ग्रेट। आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नर्व्स बहुत ज़्यादा वहाँ डाउन रहते हैं, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू हॉल के सामने पहुँचती हैं, अंदर एंट्री लेती हैं, क्या आपका अंदर से एक्सप्रेशन, क्या फील कर रही थी, और कैसे मेंबर्स थे वहाँ पे, और किस तरीके से मेंबर्स ने आपको ट्रीट करा? सर जब हम कभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि वो यूपीएससी भवन में जाए, वहाँ पर इंटरव्यू दे। बिल्कुल। एंड जिस दिन मेरा इंटरव्यू आया था वो तो 5 मई को, फर्स्ट जिस दिन शेड्यूल था, एंड मेरा फर्स्ट ही नंबर था इंटरव्यू के दिन। अच्छा। एंड जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में एंटर किया तो उस टाइम पर 4 मेंबर्स थे एंड बोर्ड बहुत ही ज़्यादा कोरियल था, आपको काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी आपसे डेफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे ताकि मैं इस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हो जाऊँ। एंड रेस्ट ऑफ द 2 मेंबर they asked me question related to the international relation and internal security. Okay. And जहाँ जब कुछ क्वेश्चंस में स्टक हो गई थी उन्होंने सपोर्ट भी किया कि आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हो, कई हिंट दी थी उन्होंने मुझे। अच्छा। सो आई थिंक वो काफ़ी कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर। आपको लगता है कि आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें आपके रिटन का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है, या फिर अगर आपका रिटन ठीक ठाक भी गया है, आप क्वालिफाई कर ले रहे हो, तो जैसे मैंने कई बार स्टूडेंट्स के मुंह ही सुना है कि सर अगर आपका रिटन बहुत अच्छा गया है तो आपके इंटरव्यू में अगर थोड़ा इंटरव्यू ख़राब भी जाए तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्या ये बात आप मानते हो, इससे ऐसा कुछ है? सर अगर आपका रिटन एग्जाम अच्छा गया है तो कहीं ना कहीं एज मिल जाता है इंटरव्यू के अंदर, बिकॉज आपको इतने एफर्ट्स, अगर कम भी मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। बट जो आप रिटन के एग्ज़ाम के दौरान जो आप नॉलेज गेन करते हो वो इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा। बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है आंसर्स के अंदर। एंड अगर कोई दिक्कत है, किसी का रिटन अच्छा भी नहीं गया तो भी अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, अच्छी तरह से परफॉर्म करते हो, तो वो भी आप एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हो, मार्क्स अच्छे ले सकते हो। आपके इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन क्या था, आपको याद है? यस सर। क्या था? तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप हरियाणा से आते हो, और वहाँ पर एक नारनौल हमारे हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो उन्होंने पूछा था कि वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन से हैं। अच्छा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा था। ओके। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसने आपको स्टक कर दिया हो इंटरव्यू में कि यार मुझे इसका आंसर ये देना चाहिए था लेकिन मैंने ये आंसर दे दिया? यस, एक क्वेश्चन पूछा था सर ने मुझसे, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंट कर दिया जाए और वहाँ पर आपकी टीम ने एक मिलिटेंट को पकड़ा है, ठीक है, उस टाइम पर आपके जो सीनियर हैं वो आपको ऑर्डर कर रहे हैं इसको शूट करना है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? तो उस टाइम पर मेरा आंसर थोड़ा सा बैलेंस नहीं था, वो थोड़ा सा जितना मैं चाह रही थी उस टाइप से नहीं गया। फिर घर पर आकर मैंने अपने जो अंकल हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसे कहा गया कि शूट क्या करना है तो आप उनके लेग में शूट कर सकते थे। तो शायद ये मैं रिप्लाई देती वहाँ पर तो थोड़ा सा अच्छा होता। तो आपने इसका जो जवाब दिया आप इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी? अच्छा, वहाँ पे इंटरव्यूअर ने आपको कुछ ऐसा हिंट इसके रिगार्डिंग नहीं दिया कि आप इसका जवाब ये दे सकती थी? नहीं, उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि और कुछ सोचो और कुछ सोचो। अच्छा। मैं जितना सोचा मैं जिस डायरेक्शन में जा रही थी ना उसमें जा नहीं पाई जो सर चाहते थे मेरे से। तो कहीं ना कहीं बाद में मैंने कहा कि सॉरी सर, लाइक दिस इज माय आंसर। ऐसे सिचुएशन बेस्ड आपसे पूछे गए थे? एक ही क्वेश्चन पूछा था सर ने मुझसे। ये वाला ही था? हाँ, जिसमें आप थोड़ा स्टक हो गई थी मैं। स्टक हो गए थे।
ठीक है। अच्छा, रिटेन की प्रिपरेशन आपने कितने टाइम में करी थी? अगर आप बिगिनर हैं, मैं उन लड़कियों से या उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं पूरी तरीके से, तो कितना टाइम देना चाहिए रिटन क्वालिफाई करने के लिए? क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है रिटन अगर देखें तो। सर रिटर्न में लगभग 5 to 6 मंथ इज़ इनफ, बिकॉज उसमें अगर आप अच्छा। स्ट्रेटजी से फॉलो करोगे ना तो 5 से 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस इजीली कवर हो सकता है, अच्छा। जिसमें आप डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई को आप 8 से 10 घंटे दे रहे ठीक है। हैं तो अच्छे से सिलेबस कवर हो सकता है। आप कितने घंटे पढ़ती थी? सर स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैं डेली 12 घंटे पढ़ने की कोशिश किया। अच्छा। तो 1 महीने तक वो चला, उसके बाद मैंने फिर 8 से 10 घंटे शिफ्ट कर लिया, तो 8 से 10 घंटे आप कंसिस्टेंट रहे? हाँ सर ये है। मतलब अगर एक बिगिनर स्टूडेंट है वो 8-10 घंटे दे रहा है तो 6 महीने में वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि रिटर्न देने के लिए तैयार हो सकता है। हाँ सर, अगर पूरी अच्छी मेहनत से कर रहे हैं वो ठीक तो है। आराम से हम कर सकते हैं क्लियर इस एग्ज़ाम को। अच्छा, आपने करंट अफेयर्स पोर्शन को कैसे कवर किया था? स्पेशली अगर बात करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। यस सर। तो कैसे सर किया? करंट अफेयर्स के लिए मैंने सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो किया ठीक है। एंड कभी जो गूगल पे कुछ MCQ पोस्ट होते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। मैंने उन MCQ को किया था ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किस डायरेक्शन में सही प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही मेरी। एंड अच्छा। साथ ही साथ मैंने कुछ जैसे कि CDS एग्ज़ाम है या फिर ND के एग्ज़ाम थे उनको भी मैंने सोल्व किया ताकि ठीक मुझे है। एक पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं UPSC के अंदर। मॉक जो टेस्ट होते हैं, मॉक इंटरव्यू की बात नहीं करूँगा, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? मॉक टेस्ट हमें लगाना चाहिए या फिर PYQs पे ज़्यादा रिलाई करें कि PYQs अब लगा के जाओ 10 साल 12 साल के? आप किसको प्रेफर करते हो? सर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा PYQs का, अच्छा। बिकॉज PYQ आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। वो आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर देगा एग्जाम के सिनेरियो के लिए। अच्छा। एंड PYQs के थ्रू आपको पता चलेगा किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पर आपने प्रिपरेशन कर सकते हो। आपने जब अपनी प्रिपरेशन कर ली उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो तो आपको देखिए कि आपका स्टैंड क्या, आपका क्या लेवल है। तो इस तरह से आई थिंक PYQs इनिशियली प्रिपेयर करो एंड मॉक टेस्ट अपनी टेस्टिंग के लिए यूज़ करो। अच्छा, यस सर। मतलब आपको ये है कि PYQs के साथ साथ यहाँ पे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है PYQs को, उसके Yes, बाद sir. मॉक टेस्ट पे आप रिलाई Yes, कर sir. सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, और यहाँ पे मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि अगर हम 12th में सपोज मान लीजिए कि हमारा आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है या फिर 12th में हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तरफ हमें जाना, हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, क्या हमारा जो बैकग्राउंड होता है, जो हमारा कोर होता है, उस कोर से अगर हम जाते हैं हट के इस पे, मतलब अगर हम CAPF के लिए जा रहे हैं या UPSC के लिए जा रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हमने अभी तक अपने कोर पे फोकस किया। शायद जब हम अपने 12th में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हमें किस फील्ड में जाना है। जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए, कुछ ने कहा कि नहीं हम साइंस में जाना चाहते हैं, कुछ कॉमर्स में हैं। उसके बाद कितना मुश्किल होता है अपने एक, जैसे मान लीजिए UPSC की तरफ हम जा रहे हैं या CAPF की तरफ जा रहे हैं, तो अपने कोर से हट के जब हम इस पे जाते हैं तो कितना चैलेंजेस होता है? सर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट कहीं ना कहीं अपने जो प्रिपरेशन कर अपने 10th में 12th में जो पढ़ा है वो इन्हीं एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ठीक अपने है। आर्ट्स पढ़ा है तो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक वो है। आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम से हो या फिर नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हो तो मैथमेटिक्स जैसे पोर्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने इन पोर्शन को अच्छे से करा एग्जाम अपनी 10th एंड 12th क्लास के दौरान, सो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा ये अच्छा, प्रिपरेशन में। बेस वैसे आपका बेस वहीं से हाँ बन सब जाता है। फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर देगा ये प्रिपरेशन में। अच्छा, NCERTs के क्या रोल रहते हैं अगर आप स्पेशली UPSC बैकग्राउंड से जाना चाहते हैं, UPSC में अगर इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कितना रेलेवेंस होता है NCERT का? सर NCERT आपको एक ना क्लैरिटी देगा कि कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। बिकॉज डायरेक्टली आपको एक बड़ी बुक पढ़ते हो, जैसे कि हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया नहीं मिलेगा किस तरह की क्या चैप्टर्स है, क्या टॉपिक्स हैं। बट अगर आप NCERT के थ्रू जाओगे तो आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाएगा कि क्या टाइमलाइन थी, किस तरह से इवेंट्स हुए थे, बिकॉज एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। बट वैसे अगर एग्जाम डायरेक्टली प्रिपरेशन करना है तो आई थिंक दीज फंडामेंटल बुक्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप शुरू यहाँ हाँ से करें। NCERT से आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या उसमें, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इजी टू रिकॉल हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा, NCERT में भी एक क्वेश्चन और है कि कौन सी क्लास की NCERT से शुरू करें पढ़ना?
सर मैंने तो 9th to 10th एनसीईआरटी पढ़ी। मैंने अच्छा, 6 कई to लोग 8 कहते हैं कि 6 to मैंने हाँ। 6 to 8 नहीं पढ़ा सर, मैंने अच्छा। 9th and 10th एनसीईआरटी को पढ़ा था। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कभी अच्छे से अपना बेस क्लियर नहीं किया, तो मेरे ख्याल से हाँ 6 उस टाइम पर 6 to 8 इंपॉर्टेंट होगा सर। आप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से आपका बैकग्राउंड रहा है या हिंदी मीडियम से रहा है? सर स्टार्टिंग से मेरा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजेस होगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करना? सर आई थिंक चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर आप ठान लो तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है। हिंदी मीडियम में भी अब तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल चुके हैं, यूट्यूब पे भी हैं, वैसे ही ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती है। ठीक सो है। आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो। डिस्क्रिप्टिव में चैलेंजेस बढ़ नहीं जाते हैं? अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जाना है, तो आपको एटलीस्ट सेंटेंस बनाना या सेंटेंस को सही तरीके से लिखना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का अगर बैकग्राउंड का बच्चा है तो एटलीस्ट उसको ये पता होगा कि हमें किस तरीके से फ्रेम करना है चीज़ें। लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो अपने आप को कैसे यहाँ पे आगे की तरफ ले जा सकता है? सर हिंदी मीडियम के अंदर आप सबसे पहले रिसोर्सेज अपने कलेक्ट करो, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करो, आंसर राइटिंग करो। बिकॉज जैसे मैंने अपनी जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था CAPF की, ठीक तब है। मुझे टेलीग्राम पे एक चैनल मिल गया था जहाँ पर सारी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करे थी। वो डेली बेसिस पर ऐसे राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग अपलोड करते थे। तो अच्छा। वहाँ से वो लाइक पीयर रिव्यू करते थे कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ग्रुप स्टडी लाइक कुछ दूसरे एस्पिरेंट की हेल्प लें या फिर अपने ग्रुप में स्टडी करें, तो वहाँ से आपको एक हेल्प मिल जाती है कि किस तरह से आपको डायरेक्ट क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, एंड आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो आंसर फ्रेम करने में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जैसे सपोज़ कोई ऐसे का टॉपिक है और मान लीजिए टॉपिक अभी मान लीजिए करंट का कोई टॉपिक चल रहा है, लाइक ऑपरेशन सिंदूर पे ही बात अगर मैं कर Yes, लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर हम इस पे चीज़ें फ्रेम कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं तो? सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सबसे पहले आपको जो अपना टॉपिक है सिंपल लैंग्वेज लिखो जो इजी टू ठीक है, अंडरस्टैंड है। ठीक है। सेकंड उस टॉपिक को करंट से रिलेट करो, थोड़ा बहुत Okay. डाटा फैक्ट्स ऐड कर दो उसके अंदर। एंड थोड़ा सा उसमें ना सर इजी लाइक कॉम्प्रिहेंशन टाइप लिखो। अगर मेरे टाइम पर सर एक क्वेश्चन था, देयर वाज वन क्वेश्चन डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी था। यस सर। ठीक है। सो उस टाइम पर मैंने इंडिया की पोजीशन क्या है, कितना डिजिटल इकोनॉमिक मार्केट है, डिजिटल पेमेंट क्या है, कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है। तो इस तरह से करंट के टॉपिक्स को मैंने ऐड ऑन कर दिया एंड यहाँ है। से आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सो हमें करंट टॉपिक्स को ऐड करना है, फैक्ट्स को ऐड करना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, करंट अफेयर से कुछ टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हैं, अच्छा। कुछ इंटरनेशनल जो इवेंट है वो उससे रिलेटेबल है उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से सर आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला जुला के अपना करंट अफेयर्स पोर्शन अगर हम रेगुलर Yes, sir. बेसिस पे ध्यान देते हैं, द हिंदू मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक माध्यम हो सकता है मुझे करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करने के लिए। यस सर। आपने बताया था कि आपने द हिंदू रेगुलर बेसिस पे पढ़ा था, यस सर। जिससे आपको कॉम्प्रिहेंशन प्लस करंट अफेयर्स दोनों में बेनिफिट मिला था। यस सर। तो द हिंदू एक बहुत बड़ा एक मीडियम हो सकता है दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स की पहली चॉइस है द हिंदू, Yes, इंडियन एक्सप्रेस, ये पढ़ते रहते हैं, इवन चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो। आपका अब तो यहाँ पे आप असिस्टेंट कमांडेंट पे हैं, क्या कुछ और भी प्लान है आगे? क्या आपको इसके अलावा भी कहीं जाना है या फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है? सर सबसे पहले इस असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू अपने देश को सर्व करना चाहूँगी। ठीक है। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो वहाँ से मैं थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटीज़ हमें वापस मिलती हैं। तो यहाँ के बाद आप अभी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यस सर। देख लो भाई, को होता है ना कि हम थोड़े में खुश हो जाते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर है। शिक्षा ऑलरेडी एक अच्छी रेपुटेड जॉब पे है, जहाँ तक पहुँच पाना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन वहाँ पे हैं वो। उसके बाद भी अभी रुकना नहीं है, अभी उनको देना है यूपीएससी का एग्ज़ाम। इस बार का आप देंगे? यस सर। प्रिपरेशन अच्छी खासी है, चल रही है प्रिपरेशन। अच्छा। कितना डिफरेंस होता है CAPF वर्सेस यूपीएससी CSC? सर CAPF में थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ठीक है। सिविल सर्विस में थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है। जैसे कि ऐसे है वहाँ पर 2 ऐसे आते हैं बट वो काफ़ी बड़े आते हैं। वहीं पर CAPF में थोड़े से छोटे ऐसे आते हैं। ठीक है। सिलेबस भी काफ़ी डिफरेंट होता है, वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आते, एथिक्स नहीं आते सब्जेक्ट। बट कहीं ना कहीं आपकी जो सिविल सर्विसेज की नॉलेज है वो CAPF में हेल्पफुल होती है। अच्छा, मतलब अगर आप यूपीएससी CSC के लिए जा रहे हो तो आप CAPF आपका प्लान भी हो सकता है उस दौरान? यस डेफिनेटली सर, बिकॉज एज प्लान भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, बिकॉज आप वहाँ से जो नॉलेज लेते हो वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब मैंने अपना
सिविल सर्विसेज का 24 का प्रीलिम्स दिया, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा 2 महीने का टाइम बचा था, 4 अगस्त को CAPF का एग्ज़ाम था। अच्छा। फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया, अनफॉर्चुनेटली मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर देश को सर्व करने की, तो आप यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। और कहते हैं ना कि मैं बार बार सबसे एक यही वाला क्वेश्चन करता हूँ कि हम कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लें, लेकिन वो वर्दी का जो Yes. जुनून और वर्दी का जो ब्रांड है वो हम मैच नहीं कर पाते। अब चलिए, मैं आपको असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ही देख रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि कितने चैलेंजेस होते हैं इस जॉब में रहते हुए अपने आप को एज अ गर्ल वहाँ पे प्रेजेंट करना? सर चैलेंजेस ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज अच्छा। वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पर आसपास जिस भी एरिया के अंदर मुझे सर्व करने का मौका मिलेगा, आसपास के जो बच्चे हैं, आसपास के जो औरतें हैं, उनको एक मैसेज मिलेगा कि आप अगर कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड इस यूनिफॉर्म के थ्रू मुझे भी एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा कि मैं देश के लिए कुछ कर रही हूँ इतनी कम एज के अंदर। मैं आपको पता है, सही बताऊँ तो अभी मैं आपको एकदम यूनिफॉर्म में इमेजिन कर रहा हूँ कि आप यूनिफॉर्म में कैसे लगोगे। बेस्ट पिक्चर होती है वो। एनीवेज, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे कुछ आपके ही कह सकते हैं कि चाहने वाले व्यूअर्स जो हैं उन्होंने मुझे कहा था कि सर क्वेश्चन ज़रूर मैम से रखिएगा, और मैं अपने हर एक पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ जो हमारे व्यूअर्स के होते हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू शायद उनके डाउट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं किसी गांव में बैठा एक बच्चा आपको देख रहा हो और वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या थी जब आप रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? सर रिटन एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला मेरा फोकस था कि आंसर राइटिंग के ऊपर करना है। यानी आपने आंसर राइटिंग पे सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी? जो पेपर 2 के लिए सर आंसर राइटिंग मैंने फोकस ठीक है, किया था, ठीक है। बिकॉज वो चीज़ आप एक आंसर के थ्रू अपने पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है। सो मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस किया, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके। बिकॉज जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मेरे साथ ही कुछ एग्ज़ाम में जो बच्चे देने आए थे उन्होंने से मैंने पूछा था कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा है। कि नहीं मेरे 10 नंबर का एग्ज़ाम रह गया, 15 नंबर का रह गया। सो ये मिस्टेक नहीं करना, इस वजह से मैंने टाइम मैनेजमेंट पे, आंसर राइटिंग पे फोकस किया। साथ ही साथ मैंने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, जो है। पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फंडामेंटल्स के लिए जितनी भी स्टैटिक बुक है उसके मल्टीपल रिविजन्स किए, ठीक है। PYQ को अच्छे से एनालाइज किया एंड सब मॉक टेस्ट दिए। बिकॉज अच्छा। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका स्टैंड क्या है, आप कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप किस पोर्शन पे आपको और कमांड करने की ज़रूरत है। आपको कब लगने लगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे? मतलब आपको प्रिपरेशन के दौरान हमें एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि यार अब मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, अब आंसर्स बन रहे हैं, मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन अपने लिए ले रही हूँ तो उसका आंसर मुझे बन रहा है। आपको ऐसा कब फीलिंग हुई थी यहाँ पे आई थी? सर जब मैंने एग्ज़ाम, जिस दिन मेरा रिटन एग्ज़ाम था तो मैंने पेपर 2 दिया, उस टाइम पर मेरे को इतना अच्छा लगा कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि अच्छा। मैंने आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। ठीक है। एंड जिस दिन जैसे मैंने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट था कि हाँ अच्छा पेपर गया पेपर है, अच्छा शायद गया। पेपर क्लियर हो सकता है। आपका CAPF का ये कौन सा अटैम्प्ट है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करा आपने? Yes, sir. अरे वाह, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका, जब ये आपने बताया कि आपने पेपर 2 के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, मेरा क्वेश्चन यही से कि एस्से राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की सही तरीके से तैयारी या सटीक प्रिपरेशन उसकी हम कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं बहुत वीक हूँ, मैं एस्से राइटिंग मेरा बहुत वीक पोर्शन रहा है और मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे एस्से राइटिंग अच्छी करनी है, इंप्रेसिव एस्से राइटिंग करनी है, तो मैं कैसे इसको अपने बढ़ा सकता हूँ? सर एस्से राइटिंग के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स को चूज़ करना है। ठीक है। जैसे मतलब मैंने- अगर मैं एकदम बिगिनर हूँ तब हाँ इसकी सर, बात हो रही है। जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसे ठीक ग्लोबल वार्मिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, विकसित भारत, कुछ ऐसे टॉपिक्स को चूज़ किया, उस पर मैंने आंसर फ्रेम करने की कोशिश करी। ठीक है। फिर जैसे मैं आंसर फ्रेम करती थी, मेरी फ्रेंड जो प्रिपेयर करती थी एग्जाम के लिए, मैं उसको सेंड करती थी, वो वहाँ से मुझे रिव्यू देती थी कि आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकती हैं। ओके। धीरे धीरे फिर मैंने PYQ को एनालाइज किया कि PYQ में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। वहाँ से पता चला कि कुछ स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइबल रेजिस्टेंस, ओके। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक सो है। आप अपने GS की नॉलेज को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर। ओके। तो जब भी आप अपना GS को पढ़ो तो उस टाइम पर आपको इंटरलिंक करना है पेपर 2 के साथ में भी, बिकॉज आप उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो एज ए पेपर 2। एंड सेकेंड थिंग सर, कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर आप पहले से ही अपने टेम्पलेट्स तैयार करके रखो।
मैंने कुछ टॉपिक्स है जैसे कि वुमेन इन द CAPF फोर्सेस ठीक है। एंड देयर वाज अ इंसिडेंट ऑफ चंद्रयान 3, तो इन पे मैंने पहले से कर लिया कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेरा कंक्लूजन क्या होगा, उसमें क्या मैं कोटेशंस ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। सो कुछ आप नेट पे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप देख लो कि क्या क्या करंट इवेंट में है, कौन से बेस्ट टॉपिक्स हो सकते हैं, ऐसे कि आप उन पे पहले से ही कोटेशंस एंड फैक्ट्स एंड कंक्लूजन प्रिपेयर करके रखें। मतलब आप एकदम बिगिनर हो तो आप पहले बहुत बड़े टॉपिक्स पे ना जाके पहले बेसिक इनिशियली टॉपिक्स है, बेसिक्स टॉपिक जैसे एरिया ग्लोबल ऑफ वार्मिंग। इंटरेस्ट आपका जिसमें वहाँ से भी आप शुरू Yes, कर sir. सकते हैं। ग्रेट। तो एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत समय ऐसा भी फील हुआ होगा, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत सारे आए होंगे, बहुत बार ऐसा लगा होगा कि यार नहीं हो पाएगा। उस दौरान आपके दिमाग में किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट किया था और किस तरीके से अपने आप को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी? सो उस टाइम पर मैं 2 चीज़ों को फॉलो करती थी। पहला ठीक था है। कि मैं मेडिटेशन करती थी, स्पिरिचुअलिटी, अच्छा। मतलब भगवान का नाम लेना कि भगवान आपने ही पार करवाना है, मैं मेहनत कर रही हूँ। ठीक है। एंड दूसरा फैमिली का सपोर्ट, बिकॉज मैं जब मेहनत करती थी, मेरी फैमिली देखती थी मैं किस तरह से रात दिन मेहनत कर रही हूँ। अगर मुझे कभी फेलियर भी सामना करना पड़ा तो वो हमेशा कहते थे कि नहीं, तुम कर लेगी, तू मेहनत कर रही है तो हो जाएगा। तो इस तरह से फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, जिन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल रहा। ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे शिक्षा ने बताई है कि आप एज अ एस्पेरेंट अपने बच्चे को ना देखिए। ये मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए यहाँ पे स्पेशली है कि अगर लाइफ में फेलियर मिलती है तो उस फेलियर्स में अपने बच्चों का ज़रूर साथ दीजिए, क्योंकि ये फेलियर जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है और एक बहुत बड़ी जर्नी पे, एक बहुत बड़े माइलस्टोन पे अगर आपको पहुंचना है तो ये छोटे छोटे कह सकते हैं कि गड्ढे ही हैं जिन पे अपने बच्चों को जंप कराना सिखाइए, उन्हें पकड़ के खींचने की कोशिश ना कीजिए। शिक्षा, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सारे आंसर्स दे रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आप बताते हो कि 8 से 10 घंटे सफिशिएंट है। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा 4 से 5 घंटे ही बैठ पाता हूँ। क्या 4 से 5 घंटे पढ़ के भी हम CAPF जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? डेफिनेटली सर। अच्छा। सो बिकॉज क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ आवर्स। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं बट उसमें बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई के ऊपर है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो वो 4 से 5 घंटे विल बी मोर प्रोडक्टिव देन 8 to 9 आवर्स आप डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप जितने भी घंटे पढ़ें बट अच्छे से शांति से पढ़ें, पूरा ध्यान आपका पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए एंड आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। जब भी है। प्रिपरेशन करें, एक स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ करें कि मुझे इस टारगेट को कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई करके आप कर सकते हैं एग्जाम क्लियर। अभी आप देख रहे होगे हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया का बड़ा दौर चल रहा और सोशल मीडिया ने सबको कब्जा करके रखा। मैं स्पेशली देखता हूँ जब मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ, ये जनता इतनी ज़्यादा कह सकते हैं पैशनेट वे में सोशल मीडिया यूज़ करती है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इवन लोग गाड़ी चलाते चलाते भी हाथ में फ़ोन लेके रील्स वगैरह देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, नुकसान है, या फिर जैसे इस जो कह सकते हैं कि हमारे पास लाइफ में बैरियर आते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू सोशल मीडिया, इनसे एज अ पेरेंट हम कैसे बच सकते हैं? सर फ़ोन के दोनों यूजेस हैं, एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ एक डिस्ट्रक्टिव यूज़ है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आपका करियर एज अ प्रायोरिटी या फिर सोशल मीडिया एज अ प्रायोरिटी है। पर्सनली मैंने अपना फ़ोन 1-2 साल के लिए बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। अच्छा। तो मैं चाहती कि फ़ोन में जैसे कि यूट्यूब चैनल्स हैं, चैट जीपीटी है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। इंस्टाग्राम वगैरह पूरा डिलीट कर दो। डिलीट करना ज़रूरी नहीं, बट आप अपना एक खुद के ऊपर लिमिटेशन रखो, खुद एक को सेल्फ discipline कंट्रोल होना ज़रूरी ज़रूरी है सर। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। डेली बेसिस पे आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरी तरह से अपना एक कीमती वक्त उसके ऊपर जाया करें, वो चीज़ गलत है सर। अगर आप 1 से 2 घंटे इस चीज़ के ऊपर दे रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना आप इनका यूज़ कर सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। अच्छा, एंटरटेनमेंट से बात आई तो आपकी मैं पूछना चाहूँगा हॉबीज़ क्या रही हैं? सर मेरी हॉबीज़ है कथक डांस करना। डांसिंग आपको बहुत पसंद Yes, है। sir. आपकी हॉबीज़ आपकी प्रिपरेशन में कितना हेल्प करती है जब आप अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाते हो तो? सर बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज एक आप डेली पढ़कर एक डेली सेम टास्क को फॉलो करके काफ़ी बोर हो जाते हो, तो उस टाइम पर डांसिंग वॉज वन ऑफ द थिंग दैट वॉज वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी, जो मैं आराम से रिलैक्स करती थी। तो आप मतलब थ्रू प्रिपरेशन आप जब कभी भी ऐसा होता था कि बहुत टायर्ड फील करते थे तो आप अपनी इस हॉबी को एंजॉय करते थे उस दौरान? डेफिनेटली सर, सब बहुत मज़ा आते हैं डांसिंग में। अच्छा। इट वॉज अ एक्सप्रेशन, लाइक मुझे कभी दुखी हो रही है तो मैं उस फॉर्म का डांस करती थी, अगर मज़े आ रहे कुछ इन्जॉयमेंट का करना है तो उस तरह का डांस करती थी। सो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था। तो मतलब
हद तक कहा जाए कि ये चीज़ हमें हेल्प करती है हमें अपनी प्रिपरेशन में आगे ले जाने को? ये सब अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, प्रिपरेशन करो तो कुछ ब्रेक्स लेकर अपने हॉबीज़ को फॉलो करो, बिकॉज हॉबीज़ को फॉलो करने से आपको आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी रिलैक्सिंग है, काफ़ी इंजॉयबल होगी। क्योंकि आजकल स्ट्रेस का जो माहौल है, हॉबीज़ बहुत ज़रूरी होती है। क्या आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था क्या? सर हॉबीज़ से नहीं था, बट मेरे जो मैंने बास्केटबॉल खेला था ना, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे मेरे से लगे अच्छा। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने अपने डेफ में क्या फील किया था हॉबी में? सर डांस? कथक डांस एंड कथक किया स्पेंडिंग था। टाइम विद माय फैमिली। अच्छा, आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स का मेंशन नहीं किया था? सब अचीवमेंट्स में मेंशन किया था मैंने। अचीवमेंट्स में आपने Yes, मेंशन sir. किया था, तो आपने ज़्यादातर क्वेश्चन उससे ही पूछे थे। हाँ, अचीवमेंट्स से पूछे गए थे। डेफ कितने इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रिपेयर करना, स्पेशली जब आप इंटरव्यू के जा रहे हैं तो? सर डेफ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू ठीक के है। अंदर, एंड जब अपने डेफ को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आए आप इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले पूरा फोकस आप अपने डेफ पे रखेंगे। Yes, sir. डेफ उसके की हर हर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। यस सर, हर एक ठीक है। कीवर्ड को कवर करना काफ़ी ज़रूरी है, एंड हर एक कीवर्ड की हर एक एस्पेक्ट को कवर करना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। बिकॉज वो कहीं से भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप किस तरह से उसका रिप्लाई करना है। मतलब अगर डेफ आप फिल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होके ही फिल करना है उसको, Yes, क्योंकि sir. वहाँ पे ऐसा फेक हम कुछ न्यूज़ नहीं देख सकते Yes, अपने sir. बारे में। ये बहुत बड़ी न्यूज़ मैम ने बताई है कि अगर अपने आप डेफ को अगर पूरी तरीके से आप जो भी उसमें डेटा फिल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तो तय है कि मेजरली क्वेश्चन डेफ से एग्जामिनर पूछेगा हाँ, वहाँ पे sir. इंटरव्यूअर। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखना है अगर आप CAPF या किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अच्छा, आपने बताया था कि आप अगर CAPF में नहीं होती तो आप कहाँ होती, अपने आप को कहाँ रखती हैं? UPSC में ही रखती हैं या फिर और कहीं पे अपने आप को देख रही सो होती? UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही होती मैं। ठीक है, चलिए मैं मान ले रहा हूँ, भगवान ने करे ऐसा कभी हो, आपके पास UPSC भी नहीं है, CAPF भी नहीं है, तो एज अ पर्सन शिक्षा अपने आप को कहाँ रखती? सर अगर मैं दोनों में नहीं होती तो मैं इस टाइम पर टीचिंग एज अ प्रोफेशन में चूज़ करती, अच्छा, बिकॉज माई नेम इज शिक्षा, सो आई विल प्रेफर टू गो फॉर द एजुकेशन। शायद इसीलिए घर वालों ने नाम आपका शिक्षा ही रखा था। ठीक है, कोई मोटिवेशनल थॉट ड्यूरिंग जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे जो आपको बहुत मोटिवेटेड करता था? नहीं, मैं जैसे मैं मेरी बात करूं, मुझे एक मोटिवेशनल थॉट या मोटिवेशनल कोट मेरे पिताजी ने दिया था, और वो था आई कैन एंड आई विल। तो मैं कभी भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता तो मैं वही कम से कम 20 बार बोलता हूँ, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। कुछ ऐसा आपके लाइफ में या आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी कुछ ऐसा मोटिवेशनल कोट आया? सर जब मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, तो उस टाइम पर एक कोट था जो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता था कि सब्र कर बंदे, मुश्किलों के दिन गुजर जाएंगे, जो आज तुझे देख हंसते हैं कल तुझे देखते रह जाएंगे, त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी खोया था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। सो ये मुझे एक पूरी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है कि आप मेहनत करो, पेशेंस रखो, जो स्ट्रगल के टाइम है वो निकल जाएंगे। सो इस जर्नी के थ्रू ये काफ़ी मुझे मोटिवेट करता था सर। सही बात है ना, वो कहते हैं ना कि मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल कितना भी परेशान करे, मंजिल कितना भी थकाए, कितना भी रुलाए, लेकिन जो रास्ते आपको उस मंजिल तक ले जाते हैं कभी आपके कदमों के ऊपर नहीं हो सकते, वो हमेशा कदमों के नीचे होंगे। सही बात है, जब भगवान ने भी तपस्या करी थी तो हम तो फिर भी इंसान हैं। CAPF क्रैक करने के बाद पहला एक्सप्रेशन क्या था जब रिजल्ट आया था? सर CAPF क्रैक करने के बाद मेरे को रोना आ गया था, क्योंकि मेरे रिजल्ट आपने देखा तो उस समय कहाँ थी आप? उस टाइम पर मैं क्रिकेट खेल रही थी बाहर। आप क्रिकेट भी खेलते हो? सर वैसे गली क्रिकेट। अच्छा, ग्रेट। तो उस टाइम क्या कैसे पता चला, किसने बताया आपको? सर मासी ने फ़ोन किया कि रिज़ल्ट आ चुका है। अच्छा, तो मैं भाग कर आई, मैंने रिज़ल्ट चेक किया, मैंने 10 बार मेरा नाम चेक किया कि मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। उसके बाद फिर खुशी के आंसू निकलने लगे। तो घर का माहौल कैसा था उस समय? सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है घर का माहौल तो खुश होना है, लेकिन वो घर के बाद वो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोगों का माहौल कैसा था? ऑब्वियस सी बात है आस पड़ोस जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, कैसा सबको पता चला कि शिक्षा, अब वो शिक्षा नहीं रह गई, अब एक असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे शिक्षा हो चुकी, तो क्या एक वहाँ पे लोगों के रिएक्शंस थे उस समय? सर जब मेरा रिज़ल्ट आया तो सब ने कहा था कि हाँ ये तो मेहनत करती थी, इसका तो सिलेक्शन होना ही था। अच्छा। इतनी पढ़ती थी तो सिलेक्शन होना ही था। ठीक है। तो वो उस टाइम पर जब प्रिपरेशन करती थी ना सर, तो उस टाइम पर कहते थे कि तू क्या प्रिपरेशन कर रही थी, पेपर क्रैक नहीं हो रहा है। मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था सर, वो मेरे से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रिपरेशन करी, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो वही कहने लगे हाँ तो पढ़ती थी, पूरे दिन पढ़ती रहती थी, तो एग्ज़ाम क्रैक होना ही था। वो कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, बाकियों का तो वक्त आया था,
आपका दौर आएगा, आपने दौर ला दिया है। अच्छा, मम्मी पापा, मैं सिर्फ इन दो लोगों के बारे में बात करूँगा। जाहिर सी बात है, मम्मी तो फिर भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देती हैं, पापा नहीं करते। पापा लोग बड़े ऐसे होते हैं, एक ऐसा इंसान कहते हैं कि ईश्वर ने सोचा कि जब मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा हर समय तुम्हारे सामने, तो माँ बाप बना दिए और किसी न किसी वे में हमारे साथ रहते हैं। पापा का क्या रिएक्शन था आपका जब रिज़ल्ट आया, उनको पता चला आप किस पद पे जा चुकी हैं, आप किस बड़े लेवल पे जा चुके हैं, क्या रिएक्शन था उनका? सब पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे, मम्मी से ज़्यादा पापा खुश थे मेरे। बेटियों से पिता का लगाव थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। पापा ने पूरा माहौल बनाया कि नहीं बनाया, सबको घूम घूम बताना का। हाँ। मुझे एक मूवी याद आती है, वो आपने देखी होगी, 12th फेल मूवी Yes, जो sir. है, उसमें जब वो फ़ोन करके बताते हैं कि हो गया है, तो वो पूरा चौड़ में घूमते जा रहे हैं, घूम घूम बता रहे हैं। तो क्या था पापा उस समय, क्या रिएक्शन था पापा का आपके? पापा उस टाइम पर दिल्ली में थे, मैं हरियाणा में थी अपने होम ठीक है, टाउन पर। ठीक है। तो जैसे उनको पता चला कि मेरा रिजल्ट आया, तो उन्होंने मिठाई बांटी आसपास एरिया के अंदर, अच्छा। अपने दोस्तों को अपनी। पापा लोग कहते हैं दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो अंदर से वो जो कहते हैं ना कि जो शांत मन उनका होता है, और बहुत सेटिस्फाइड होंगे और बहुत धन्य हैं ऐसे माँ बाप जो आप जैसी संतानें मिली। आई विश आप ये चीज़ खैर कितनी बार प्रूव कर चुके हो, और अब देश के लिए भी आप ये चीज़ प्रूव करोगे आने वाले टाइम पे। एक छोटी सी चीज़, हमारे जो आने वाली यूथ है जो आपको देख रही है, भी सुन रही है, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली लड़कियों के लिए जो अपने सपने पूरा तो करना चाहती हैं लेकिन उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं? कैसे आप कुछ उनको मैसेज अगर देना चाहें तो? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आपने खुद के लिए कोई सपना देखा है तो सपने को पाने की पूरी कोशिश करिए। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिफ़िकल्टी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ओवरपावर मत होने दीजिए। खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आपने सपना देखा है तो आप उसको पाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। तो आप खुद पे विश्वास रखिए, ऑटोमेटिकली भगवान, आसपास के लोग आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ऑल राइट, शिक्षा आपने बहुत अच्छे से अपने सारे आंसर्स को क्लैरिफाई करा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे। एक स्टोरी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जब अपन लाइव आ रहे थे उसके पहले मैंने आपके बारे में सुनी है। मैं चाहूँगा कि आप खुद उस स्टोरी को स्टूडेंट्स को बताएं कि फ़िज़िकल की जो प्रिपरेशन आपने करी थी उसके पीछे की वो क्या कहानी थी? सर मैंने अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन गांव के खेतों में जाके की थी। अच्छा। एंड इनिशियली जब मैं रनिंग की प्रैक्टिस करती थी या फिर लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करती थी, तो स्टार्टिंग में अकेले प्रिपरेशन करती थी। गांव में खेतों में जाते थे हाँ, गांव अकेले? में जो खाली खेत होते हैं ना, उस हाँ, टाइम हाँ। पर वहाँ पर प्रिपरेशन की थी मैंने। वो दंगल मूवी मुझे याद आ रही है, जब वहाँ पे कह सकते हैं ना कि निकल गए अकेले, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं। आपके साथ कोई ट्रेनर, कोई कोच, कोई बताने वाला ऐसा कुछ था कोई, या फिर आप? सर स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन किया, मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं आता था मेरे साथ में। अच्छा। फिर 2-3 महीने मैंने प्रिपरेशन, जब डेली में रनिंग जाती थी, डेली बेसिस के ऊपर सुबह से शाम, तो फिर आसपास के जो लोग जाते थे, बच्चे लोग देखते थे मुझे, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। फिर 2-3 महीने बाद 5 से 6 बच्चे मेरे साथ रनिंग करते थे, मेरे साथ लॉन्ग जंप करते थे, एंड कहीं ना कहीं फिर उनका भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट हुआ। एंड उन्होंने पूछा कि आप दीदी किसकी तैयारी कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ दीदी मुझे भी इसमें जाना है, मैं भी करूँगा इसी तैयारी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उनको एक इंस्पिरेशन भी मिल गई इसके थ्रू। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि मुझे भी जाना चाहिए, कहीं कोई एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे बाकायदे थोड़ा सा कोच मिले, थोड़ा सा माहौल मिले, ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आया था? सर मैं गांव में रहती थी और गांव है। से एकेडमी काफ़ी दूर थी, ठीक है। इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाई। एंड फिर मैंने गांव के अंदर रहकर ही इसकी प्रिपरेशन करना डिसाइड किया। मतलब अगर ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है, ये बात आप याद रखिएगा। और आपने वही प्रिपरेशन के थ्रू आपने क्रैक कर लिया फिजिकल? यस सर। अलग से कुछ आपने नहीं किया? नो सर। बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है यहाँ पे शिक्षा की। शिक्षा, एक अंतिम चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मॉक इंटरव्यू जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे रियल इंटरव्यू से? क्या सिमिलैरिटी होती है, और क्या मॉक इंटरव्यू आपने दिया, कहाँ से दिया, और आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ था? सर मॉक इंटरव्यू से आपको एक पता चल जाएगा कि कैसा एक्चुअल इंटरव्यू होता है। आप ठीक पहले है। से प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ऑल्सो गेट कंफर्टेबल टू द इंटरव्यू पैनल। ठीक है। सो जब मैंने अपना मैंने सिर्फ 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे, एंड है। आई गेव 1 मॉक इंटरव्यू इन द खान अकेडमी। ओके। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज यहाँ का जो बोर्ड मेंबर थे, दे वर एक्सीलेंट, एंड द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम हियर वाज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी अच्छा। फॉर माई फाइनल इंटरव्यू परस्पेक्टिव। बिकॉज मेरे को भी आदर्श ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से, एंड वो सेम क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं रेलिवेंट क्वेश्चंस मेरे मेन इंटरव्यू में पूछे गए थे। अच्छा।
दैट रिलेटेड टू द बास्केटबॉल समथिंग। सो आपको एक डायमेंशन मिल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन्हीं डायमेंशन को भी पिकअप कर सकते हो थोड़ा सा और कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए। सो आई थिंक मॉक इंटरव्यू आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देंगे फाइनल इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, एंड इट विल मेक यू कंफर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो आपको लगा कि यहाँ पे जो टीम थी उसने आपको बहुत तरीके से उन्होंने आपको गाइड करा और वो आपको काफ़ी हेल्प करी थी आपके मेन इंटरव्यूज़ के लिए? यस सर, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। स्टार्टिंग में अमित सर के साथ में कांटेक्ट हुआ था, अच्छा। उन्होंने इंटरव्यू अरेंज किया, उसके बाद इंटरव्यू पैनल वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने Great. सपोर्ट, लाइक आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप किस तरह से आंसर, इवन आप स्टक भी हो जाते हैं आपको मोटिवेट करेंगे किस तरह से आप आंसर दे सकते हो। उसका इम्पैक्ट मेन इंटरव्यूज़ में हमें काफ़ी पड़ता है और हम Yes, काफ़ी sir. आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा शिक्षा, ऑलरेडी यहाँ पे आपने सारे आंसर्स बहुत अच्छे से बताए। अंतिम क्वेश्चन ये कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है नर्व्स बहुत हमारे डाउन रहती है वहाँ पे, लास्ट 1 महीना एग्ज़ाम का जो बचा होता है, उस 1 महीने में अगर आप बताएं या गाइड करें तो क्या करना चाहिए? उस 1 महीने में कुछ नया पढ़ना चाहिए या उस 1 महीने में प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए या उस 1 महीने में किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म करना चाहिए? सर लास्ट के 1 महीने के अंदर आपने जो कुछ पढ़ा है उसका मल्टीपल रिवीजन करने ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो उस टाइम पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर आप टॉपिक्स को इजीली रिकॉल कर पाओगे। सो आई थिंक मल्टीपल रिवीजन इज़ अ मस्ट थिंग। सेकेंड, आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए। उस 1 महीने ठीक के अंदर है। एटलीस्ट 1-2 मॉक टेस्ट दे दोगे तो पता चल जाएगा आपका क्या स्टैंड है, क्या आपका है। एंड साथ ही साथ आपको खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज अच्छा। 1 महीने के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, एग्ज़ाम पास में आने वाला है। तो उस टाइम पर अच्छे से स्लीप लें, जो भी आपकी हॉबीज़ है वो करें और रिलैक्स रहें। ऑटोमेटिकली आपने इतनी एफर्ट्स सारे मेहनत करी है तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा आपका। ओवर पैनिक नहीं करना चाहिए मेरे Yes, ख्याल sir. से। सो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे हमारी ऑल इंडिया रैंक 112 112 रैंक आई शिक्षा भारद्वाज जी ने आपको दिया। आई विश आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और बहुत सी खूबसूरत जर्नी हम आपके सामने लेके आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू सो मच शिक्षा वंस अगेन फॉर कमिंग हियर एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। आई विश आप अपने सारे सपनों को पूरा करें और बहुत जल्दी हमें यूपीएससी सीएससी भी क्लियर करते हुए दिखाई दें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा हमारी उस ऑल इंडिया रैंकर से जिसने अपनी जर्नी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिया, और सिर्फ जिया ही नहीं, उस जर्नी में अपने सारे माइलस्टोन को अचीव किया। माइलस्टोन कभी ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ हम जीवन में करते ही रहते हैं। सो आई विश अगली जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा, तो बस इस जर्नी में अपने आप को तैयार कीजिए, अगला नंबर आपका हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।